हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, उम्मीद होगा आप अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो शिक्षण अधिगम का जो प्रश्न है। ये आपका अंतिम जो है एक कंप्लीट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें प्रीवियस इसको भी शामिल किया गया है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि आगे आपका एग्जाम जो है 27 तारीख को है। तो उसमें चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि संप्रेषण है ना, संप्रेषण की चार विशेषता बताइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण का सीधा सीधा अर्थ होता है कि जब हम एक दूसरे से अपने बातों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी कि भावनाओं को, विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, या इंग्लिश में कहे तो कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहला कि संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। ये किसी न किसी उद्देश्य से की जाती है। दूसरी बात यहाँ पे कि संप्रेषण जो है पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, यानी कि दो व्यक्ति के बीच में ये क्या है, आपस में परस्पर वो समन्वय स्थापित करने का ये काम होता है। संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है, यानी कि हम लोग प्रभावशाली जब संप्रेषण करेंगे, कब संभव हो पाएगा? जब हम किसी बात को दूसरे को आसानी से क्या कर सके, समझा सके, तब हम वहां कहेंगे कि हमारा जो संप्रेषण हुआ है वो प्रभावशाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 का कह रहा, शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो शिक्षण सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्रौद्योगिकी के आधार पर, दूसरा दिया गया इंद्रियों के आधार पर, और तीसरा दिया गया है प्रक्षेपण के आधार पर। ये हमारा जो है शिक्षण सामग्री है उसको 3 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कह रहा है कि अनुदेशन का क्या आशय है? अनुदेशन है, समझाइए। तो अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अगर हम अर्थ देखें तो उसका कहता है सूचना देना अथवा आज्ञा देना। अगला प्रश्न है कि प्रश्नीकरण कौशल के किन्हीं 2 घटकों के नाम लिखिए। तो पहला है कि प्रश्नों की स्पष्टता, यानी कि प्रश्न जो होने चाहिए स्पष्ट तरीके से होने चाहिए। दूसरा है प्रकरण से संबंध, यानी कि जिस पक्ष में, जिस परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा है उससे क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। पांचवा है, कह रहा है प्रश्न में कि एलन और रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है? तो देखिए, एलन और रियान ने 1969 द्वारा 14 शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि शिक्षक जो है केंद्रित शिक्षण की 2 दोष लिखिए। तो पहला है कि शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। उसके बाद है शिक्षक जो है पाठ्यक्रम पूरा करने तक की ही सीमित रहता है। इसका मतलब ये है कि जब शिक्षक केंद्रित शिक्षण में ये होता है कि उसमें सही उत्तर पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है, यानी वो शिक्षक जो होता है वो पाठ्यक्रम को बस उतना पूरा करने के ही लक्ष्य में रहता है कि बस पूरा करा दिया जाए, कैसे भी बच्चों को समझ में आए या ना आए उसके लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। उसमें क्या होता है कि शिक्षक केंद्रित प्रशिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है 7वां, कह रहा है टीएलएम का पूरा नाम क्या है? तो टीएलएम का जो पूरा नाम है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसका प्रयोग करके हम बच्चों को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 8 की। कह रहा है शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है कि शिक्षण जो है सुनियोजित होना चाहिए, यानी कि उसको अच्छे ढंग से पहले सुनियोजित करना चाहिए कि हमें स्टेप वाइज क्या बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें हमें पहले से डिसाइड करनी होगी। उसके बाद दूसरा दिया है शिक्षण जो होना चाहिए प्रजातंत्री होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी एक बच्चे को समझ में आए, बाकी बच्चों को समझ में ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस सारे बच्चों को क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 का। कह रहा है कि डाइट का पूरा नाम क्या होता है? डाइट का पूरा नाम जो होता है वो जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है। इसको भी याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है एनपीआरसी का प्रमुख जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो एनपीआरसी का पूरा नाम होता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिए कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न है। अगला दिया एनपीआरसी का प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं संकुल प्रभारी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? ग्राम प्रधान होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव जो होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पे सचिव जो होते हैं वो प्रधानाध्यापक होते हैं। और यहाँ देखिए ध्यान से कि अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होते हैं। इन दोनों में इसको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14 की। कह रहा है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शिक्षण संस्थान जो होता है वो प्रयागराज, यानी अब जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, वहां पे स्थित है। अगला दिया राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज, यानी पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की। कह रहा है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो ये जो है आपका वाराणसी में है।
अगला है 17 नंबर प्रश्न कि शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन किन क्रियाओं से संबंधित होता है। तो पहला दिया है कि बालक के ज्ञान पे, दूसरा है बोध या अधिग्रहण पे। अगला प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि शिक्षण के किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए। तो सबसे पहला जो है नवीन जो नए विधियां हैं उसमें सबसे पहला है बाल केंद्रित शिक्षण, दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण, अगला तीसरा है दक्षता आधारित शिक्षण और चौथा दिया है सहगामी शिक्षण। ये सारे जो है वो शिक्षण के नई नई विधियां हैं जिसको आज लागू किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की, कह रहा है व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो पहला दिया है ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरा है उचित भाषा एवं उचित उच्चारण होता है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। तो ये मनोवैज्ञानिक तथ्य पर क्या है, आधारित है। आगे बात किया निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इसके प्रयोग से छात्रों का ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ये आपको आगे पढ़ेंगे आगे प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि अन्वेषण विधि का स्पर्श स्पष्ट कीजिए। अन्वेषण विधि से आशय जो है वो शिक्षण से उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। इसका मतलब बालक जो होता है वो क्रियाओं को क्या करता है, स्वयं करके सीखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मारिया मोंटेसरी जो पद्धति है वो क्या है। तो मारिया मोंटेसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने की देने की बात कही है, जिसमें बालक खेल खेल में अनेक बातें क्या करता है, सीख लेता है। इसका मतलब यह है कि खेल के माध्यम से बच्चों को क्या किया गया है, शिक्षा देने की बात कही जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की, कह रहा है कि बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो बेसिक शिक्षा पद्धति जो है गांधी जी की देन है, जिन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को आजीविका पर्जन यानी कि जीविका पर्जन जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। यानी गांधी जी की मानना था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो क्या करे, उनके जीवन में आगे भविष्य में क्या करे, उसका उपयोग करके अपने जीवन को चला सके। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ, कह रहा है कि सहगामी शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त कर उसे अनुभव कराया जाता है, यह वह शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की, कह रहा है बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। तो ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे ग्राफ, मानचित्र, चार्ट पेपर आदि कक्षाओं में अनेक प्रयोगों से छात्र को रंग भरने, कला बनाने तथा एवं आकार आदि का ज्ञान कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की, कह रहा है उत्तम शिक्षण अधिगम की 2 विधियां लिखिए। तो पहला दिया है कि बिना लागत के प्राप्त सामग्री और दूसरा दिया है विषयवार पाठ की अनुरूप सामग्री। ये होनी चाहिए हमारी उत्तम शिक्षा अधिगम की 2 विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की, कह रहा है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। तो ये भी जो है आपका प्रयागराज यानी कि पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक थे उनको लिए ये क्या होती है, जरूरी होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण के। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 का, कह रहा शिक्षण सूत्र क्या है। तो शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र को प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड ने कहा था कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार की सहायता की अपेक्षा की जाती है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है पुनर्बलन का क्या अर्थ है। पुनर्बलन का अर्थ है पुनः बल देना। इसका मतलब ये हुआ कि पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ, कह रहा है कि एक तरफा यानी वन वे संप्रेषण जो होता है वो क्या कहलाता है। तो अगर हम देखें वन वे संप्रेषण के बारे में बात करें तो पहला देता है कि एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एक तरफा संप्रेषण, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या करे, अपनी बातों को पहुंचा दे। सामने वाला उस बात को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसमें कोई इसका रोल नहीं है। इसका मतलब ये संप्रेषण जो है वो प्रभावशाली नहीं हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण क्या होता है कि प्रभावी संप्रेषण एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तथा उसी के अनुसार जवाब देता है। यह संप्रेषण का दो तरफा होता है। इसका मतलब इसको हम लोग प्रभावी संप्रेषण भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि अगर एक व्यक्ति किसी बात को दूसरे को समझाता है तो दूसरा व्यक्ति आसानी से उस बात को क्या करता है, समझ कर रिस्पॉन्स करता है। तब हम लोग कहते हैं कि यह संप्रेषण जो हुआ इनके बीच वो प्रभावी ढंग से
हुआ या दो तरफा हुआ। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की, कह रहा है अपूर्ण संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण में क्या अंतर होता है। अपूर्ण संप्रेषण जो होता है एक तरफा होता है, हमको पता है कि सिर्फ इसमें एक ही व्यक्ति क्या होता है इन्वॉल्व होता है, दूसरा वाला रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं होता है। दूसरा जो प्रभावी संप्रेषण होता है वो दो तरफा होता है, इसमें दोनों पक्ष क्या होता है सक्रिय होते हैं, यानी एक सेंडर होता है तो एक दूसरा रिसीवर भी होता है जो बातों को समझ के क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की, कह रहा है संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी आती हैं उसमें। सबसे पहला तो शिक्षक का उस उच्चारण जो है अगर स्पष्ट तरीके से नहीं हो पाता है तब भी क्या होता है संप्रेषण संबंधी बाधाएं देखने को मिलती हैं। अगला दिया है कि बच्चों को रुचि ना होना, यानी जिस बात में बच्चे इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं उस बात को अगर हम पढ़ा दें या समझा दें तो बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में क्या होगा, संप्रेषण नहीं कर प्रभावी नहीं हो सकता है। अगला दिया है शिक्षण का हाव भाव स्पष्ट न होना, यानी कि जो शिक्षक बताना चाहता है उसका जो हाव भाव है वो अलग तरीके से है, तब भी बच्चों के अंदर संप्रेषण यानी उन दोनों व्यक्ति के बीच में यानी जो शिक्षक है जो विद्यार्थी है उनके में संप्रेषण जो होगा वो प्रभावी तरीके से नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की, कह रहा है इस उद्यान में बालक पौधे पाठशाला बगीचा तथा शिक्षक जो है वो माली होते हैं, यह कथन किसने व्यक्त किया था। तो ये कथन जो था फ्रेडरिक फ्रॉबेल का था। उन्होंने यानी कि बच्चों उद्यान में बालक को पौधे पाठशाला बगीचा और शिक्षक को माली का दर्जा जिसने दिया था वो कौन थे, तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल थे, उन्होंने ये संबोधन दिया। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की, कह रहा है भाषण शिक्षण की प्रमुख दक्षताएं क्या हैं। तो पहला दिया है इसमें सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये चार जो है इसकी मुख्य दक्षताएं हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की, कह रहा है कि शिक्षण से क्या तात्पर्य है। शिक्षण का जो संक्षेप में अर्थ अगर हम देखें तो क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना। यानी शिक्षक जो होता है शिक्षण द्वारा बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 के, कह रहा है शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है। तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत तीन बिंदु आते हैं जो इस प्रकार है, पहला दिया है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। यानी कि ये तीनों चीजें जो होती हैं उसमें जब हम शामिल करते हैं शिक्षण में तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। यह कथन किसका है, ज्ञान किसी देश के सुख और समृद्धि का आधार है, तो यह कथन जॉर्ज वाशिंगटन जी का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की, कह रहा है कि उदाहरण प्रविधि को दो विधियां यानी दो उपयोग बताइए। सबसे पहला उदाहरण से पाठ्य वस्तु जो स्पष्ट हो जाता है, बोधगम्य तथा रोचक बन जाती है। यानी कि जब हम किसी बात को किसी कहानी को किसी उदाहरण से या किसी चीज को हम लोग उदाहरण से जब जोड़ते हैं तो वो क्या होती है, इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है बच्चों का। आगे बढ़ते हैं कि उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है और नया ज्ञान भी देता है। उपयोग में देखा जाए टीएलएम द्वारा अगर हम किस कक्षा शिक्षण आदि को प्रभावी ढंग से रोचक बनाया जा सकता है, यानी कि बच्चों को टीएलएम के माध्यम से उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को रोचक बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की, कह रहा है सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत कहलाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं सूझ का सिद्धांत। आगे बात करते हैं पीटीए तथा एटीए का पूरा नाम बताइए। तो पीटीए मतलब हो गया पेरेंट टीचर एसोसिएशन यानी अध्यापक संघ हो गया, और एटीएम हो गया मतलब एमटीए हो गया जो हमारा मदर टीचर एसोसिएशन यानी मात्र अध्यापक संघ जो होता है इसमें हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की, कह रहा है कि टीएलएम के लिए कितनी धनराशि दे है। तो टीएलएम के लिए जो है 500 रुपए की धनराशि दे है। आगे दिया है कि बीआरसी का पूरा नाम बताइए। तो बीआरसी का पूरा नाम होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी कि खंड संसाधन केंद्र। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस का विकास कार्य के लिए उपयोगी होती है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि जो है मुख्यतः विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 का, कह रहा है बाल केंद्रित प्रशिक्षण जो होता है का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। बाल शिक्षण जो केंद्रित शिक्षा होती है वह एक नवीन विधा है जो इस समय क्या हो रही है, लागू हुआ है सारे स्कूलों में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 का, कह रहा है शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन परियोजना का प्रतिपादन किसने किया था। तो शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन परियोजना का प्रतिपादन जो किया था हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। नाम याद रखना है, हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था। तो मांटेसरी पद्धति में लिखकर सिखाने की जो क्रिया में
मांसपेशियों का संतुलन पर जोर दिया गया था। तो नाम क्या याद रखना है? मॉन्टेसरी, यानी मारिया मॉन्टेसरी जो पद्धति थी उसमें। आगे बात करते हैं बहु कक्षा शिक्षण क्या है। तो जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है, तो ऐसा शिक्षण बहु कक्षा शिक्षण कहलाता है। बहु कक्षा शिक्षण जो होता है वो शिक्षण की नवीन विधि है। आगे है प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेनरी कॉल्ड वेल जो कुल है इनके ये लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 का। कह रहा है कि वीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है और जब एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है अथवा करता है। वह उसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वो आगे कठिन हो। यानी कि जब भी व्यक्ति यानी जो भी बच्चा होता है या व्यक्ति होता है, अगर किसी विषय में उसको रुचि आ जाती है, वो रुचि लेने लगता है, तो उस विषय को क्या करता है? वो ध्यानपूर्वक पढ़ता है। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम बताइए। तो सबसे पहला है सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। ये 4 आपके महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 का। कह रहा है कहानी सुनते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो है कहानी सुनते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली बात। अगला है उच्चारण जो है शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल व छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। आगे है 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य परियोजना कार्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर रहा है सीमेंट कहाँ स्थित है? तो सीमेंट जो है वो प्रयागराज यानी पूर्व नाम इलाहाबाद है, वहां पे क्या है ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की। कह रहा है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रयागराज यानी पूर्व नाम इलाहाबाद में स्थित है। ये सारे जो है अधिकतर देख रहे होंगे आप, इलाहाबाद में ही आ रहे हैं। आगे लिखा है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये एससीईआरटी का है तो ये राज्य जुड़ जाएगा, अगर एनसीईआरटी का होता तो राष्ट्रीय जुड़ जाएगा। एनसीईआरटी देखिए यहाँ पे है तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान में प्रशिक्षण संस्थान, ये एनसीईआरटी का हो गया, ये एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। और उसका जो है एससीईआरटी है तो यहाँ पे एन की जगह खाली एस लग देना है, तो ये राज्य हो जाएगा, इन स्टेट वाला। आगे राज्य शैक्षिक संस्थान और प्रशिक्षण परिषद का गठन वर्ष किया गया था तो 1981 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 की। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के चरण यानी स्टेप बताइए। तो सबसे पहला है 6 चरण है जिसके नाम इस प्रकार है। पहला है योजना बनाना, पाठन, पुनर्भरण, पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना या पुनर्भरण बैग जो होता है इसको ये 6 स्टेप हो गए। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि गतिविधि से आप क्या समझते हैं। तो गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान स्थायी होता है। आगे बढ़ते हैं शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है। गेज के अनुसार जो है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्ष में करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की। कह रहा है कि किन्हीं 4 प्रशिक्षण प्रविधियों के नाम बताइए। तो सबसे पहला जो है प्रश्नोत्तर प्रविधि, दूसरा है गतिविधि, तीसरा है व्याख्यान और चौथा दिया है विवरण प्रविधि। संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रेषक, दूसरा है संदेश, तीसरा है ग्राही। चौथा दिया है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। तो प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है जिसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक के ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो प्रशिक्षण का अर्थ ये होता है कि अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना अथवा कौशल विकसित करना जिससे जिससे किसी विशेष कार्य की प्रवृत्ता आ जाए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहला है कि बाल केंद्रित शिक्षण की निम्नलिखित विशेषता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा है कि बालक प्रधान शिक्षण, इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता होती है। ठीक है, इसका मतलब बालक के आसपास ही जितनी भी शिक्षाएं दी जाती हैं बालक के आसपास की ही शिक्षा दी जाती है।
खेल पर आधारित दो शिक्षण विधियों के नाम बताइए। सबसे पहला है खेल विधि यानी प्लेवे मेथड, दूसरा है किंडरगार्टन विधि। ये आपके दो विधि हैं जो खेल से संबंधित है, मतलब खेल से आधारित शिक्षण देने की विधियां हैं। आगे दे रहा है कि पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों या शिक्षण हेतु लाभप्रद है। सबसे पहला जब हम बात करते हैं पर्यटन की यानी घूमने फिरने की, तो उसमें नाम आता है आपका भूगोल का। तो भूगोल हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, इतिहास हो गया, विज्ञान आदि विषयों के लिए क्या है ये लाभप्रद है। जब हम घूम घूम के यानी कि जगह जगह जाके उस स्थान पे हम जाकर क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। आगे 73 कह रहा है कि शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। तो डमविल के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित या प्रयोग को क्या कहते हैं हम लोग समन्वय कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि श्यामपट्ट कौशल की किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। तो पहला होना चाहिए कि अक्षर जो होने चाहिए स्पष्ट होने चाहिए, दो अक्षरों के बीच जो होना चाहिए समुचित स्थान होना चाहिए, दो शब्दों के बीच जो होना चाहिए समुचित स्थान, और अगला दिया है कि अक्षरों का आकार कक्षा के अंत में बैठे विद्यार्थी के लिए भी उपयुक्त हो। अगला दिया है 75 नंबर कह रहा है स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। तो स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों के या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है। यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों को एक प्रकार स्पष्ट करना है कि बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 कह रहा है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो धनात्मक पुनर्बलन यानी सकारात्मक भी उसको कहते हैं, ऋणात्मक या नकारात्मक कहते हैं। इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन को भी क्या होते हैं दो दो रूप होते हैं। एक होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 77 की सॉरी प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए अथवा सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। एलन के अनुसार जो है वो सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में क्या किया जाता है संपन्न किया जाता है। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों है। तो पहला दिया है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक विषय में उपयोगी है। ये क्यों है, क्योंकि जो विज्ञान होता है शिक्षण उसमें प्रयोग प्रदर्शन अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इस प्रकार के बालक जो होता है उसमें बालक खुद उस चीज को करके क्या करता है सीखता है। सॉरी प्रश्न नंबर 79 कह रहा है अपेक्षित अधिगम स्तर से क्या समझते हैं। ये भी 2019-23 का प्रश्न है सब। तो देखिए इस संरचना में तीन शब्द जुड़े हैं, अपेक्षित जुड़ा हुआ अधिगम और स्तर। अपेक्षित से तात्पर्य है ज्ञात करना, अधिगम से अर्थ होता है सीखना, और स्तर का आशय हो गया उपलब्धियों के स्तर से लगाया जाता है। संप्रेषण की एक परिभाषा दीजिए। तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम होता है। दो व्यक्तियों के मध्य भाव विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान क्या कहलाता है संप्रेषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि शिक्षण में किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों के नाम लिखिए। तो पहला है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की सारी चीजें जो है उसमें आती हैं। आगे बात करते हैं बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ समझाइए अथवा बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। तो देखिए बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से आशय ऐसे शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तिगत रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। अगला दिया है प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो बी एफ स्किनर के अनुसार क्या कह रहे हैं कि शिक्षण जो है पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्या है ये क्रम है। आगे बढ़ते हैं किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्रों का क्रियाशील होना क्या है आवश्यक है, यानी कि जो भी हम काम बच्चों को सिखाएंगे उसमें क्या होना चाहिए बच्चे क्रियाशील रूप में होने चाहिए। रुचि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को छात्रों की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाना चाहिए, यानी कि जो छात्र हैं वो किस तरीके से यानी किस सब्जेक्ट में या किस रूप में क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं उसी तरीके से शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण के दो तरीका बताइए। तो पहला है शिक्षण के उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। पाठ की तैयारी शिक्षक को पूर्व ही कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ बताइए। सबसे पहला है कि शिक्षण जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा है शिक्षण जो होता है वो प्रभावी होता है। आगे बात करते हैं कि प्रकृति के अनुसार अनुसरण सूत्र में आपका क्या तात्पर्य है। तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार
प्रकृति को माध्यम बनाकर बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि के दो लाभ बताइए। तो विद्यार्थी जब प्रश्न भी पूछता है और प्रश्नों का उत्तर भी देता है, इसमें उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की जो प्रवृत्ति होती है वो खत्म हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। आगे बात करते हैं, छात्रों को रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है और ज्ञान जो होता है सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। अगला दिया 89 कह रहा है, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो खेल प्रविधि के जन्मदाता जो है वो यूरोप के पूर्व शिक्षा शास्त्री कौन है? कॉल्डवेल कुक हैं, जिनका मत है खेल प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वो अधिक सुदृढ़ होता है। इससे बालक बिना किसी दबाव के सहज ही शिक्षण क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि बाल केंद्रित जो शिक्षण है उस और केंद्रीय जो शिक्षण है उसमें क्या है। अगला दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित अंतर बताइए। सबसे पहले बात है कि बाल केंद्रित जिसमें होगा, जिसमें बालक को क्या किया जाएगा, केंद्र मानकर ही क्या किया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन शिक्षक में क्या होता है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में जो होता है, केंद्र शिक्षक को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जो पहले की विधि थी, आज की जो विधि है उसमें बालक को क्या माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है। आगे है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर बताइए। तो निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है, जबकि छात्र असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। जब छात्र की असफलता की जांच कर उसका निवारण करने का जो उपाय किए जाते हैं उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। दोनों में बहुत बारीकी चीज है, उसको ध्यान देना है। आगे बात किया है कि एक अच्छी प्रस्तावना के दो गुण लिखिए। तो सबसे पहले प्रकरण का छात्र से पूर्व ज्ञान से सबसे पहले जोड़ना। दूसरा दिया है कि प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना। अगला लिखा है, काठिन्य निवारण किस विधि विषय का पाठ्य योजना का घटक है और यह क्यों किया जाता है? तो काठिन्य निवारण साहित्य की पाठ्य योजना का घटक है। साहित्य के लिए है, यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं, 94 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी चाहिए, हमें बरतनी चाहिए। तो लिखा है कि शिक्षण सामग्री में पहले से क्या रखना चाहिए, तो अच्छी वस्तुओं का उपयोग करना, उचित स्थान, कीड़ों से बचाव, सफाई, पृथक कक्ष होना चाहिए, मरम्मत, आच्छादन और प्रयोग में सावधानी। यानी कि जो भी हमारा शिक्षण सामग्री है उसको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे लिखा है, गणित किट में किन्हीं दो उपकरण के नाम बताइए। तो स्केल हो सकता है, चांदा हो सकता है, प्रकार हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि शिक्षण के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो पहला दिया है मानसिक क्षमता का विकास होता है, दूसरा दिया है क्रियाशीलता का विकास। 97 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है अथवा उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण जो है उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसे सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है। आगे बात करते हैं, 98 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिसका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि कहानी कथन प्रविधि के उद्देश्य है। कहानी कथन एक प्रविधि है, इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 100 कह रहा है कि विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। तो विवरण शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 101 की। कह रहा है कि शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। देखिए, छात्रों को आकर्षक एवं आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाने वाला जो शिक्षा होता है वो रुचि के सिद्धांत की बात करता है। अगला दिया है कि संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है शाब्दिक, मौखिक और लिखित होते हैं दो। अशाब्दिक में कहा जाए तो वाणी पर संप्रेषण हो गया, मुख मुद्रा एवं चक्षु संप्रेषण हो गया या स्पर्श संप्रेषण हो गया। प्रश्न नंबर 103 कह रहा है कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि यानी प्रविधि का क्या महत्व है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र जो होते हैं नए ज्ञान की प्राप्ति कर में सक्रिय हो जाते हैं। उनकी विचार करने एवं चिंतन करने की शक्ति क्या हो जाती है, पहले की तुलना में बढ़ जाती है। आगे लिखा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखिए। तो पहला है, शिक्षण जो होता है रोचक हो जाता है। दूसरा दिया है कि छात्रों में उत्सुकता जो होती है उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र क्या अभिप्राय है। तो इस शिक्षा में बालक को पहले पूर्ण रूप का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद उसमें एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 का कह रहा है कि प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए।
पहला प्रश्न है सरल प्रश्न यानी स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए। दूसरा है प्रश्न बनाया जाए वो प्रेरणा उत्पन्न करने वाले हों। पुनर्बलन कौशल क्या क्या उद्देश्य क्या होता है? देखिए, पुनर्बलन कौशल जो होता है आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग से शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्रों की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 108 कह रहा है कि शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का उपयोगिता क्या है? तो शिक्षण में जो क्रियाशीलता का सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? जागृत होना चाहिए। आगे बात करते हैं विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रविधि का महत्व बताइए। तो विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है। अंततः जब किसी प्रयोग का प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। प्रश्न नंबर 110 कह रहा है कि व्याख्यान देते समय क्या सावधानी चाहिए? तो व्याख्यान देते समय उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में जो होने चाहिए वो क्रमबद्धता रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 111 कह रहा है शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? तो प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न होती है। जब छात्र शिक्षण की रुचि नहीं लेता है तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता है। बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए उनकी जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न करने की उसकी ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। आगे दिया है कि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है? तो मूर्त से अमूर्त जो होता है एक तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त यानी स्थूल वस्तु का ज्ञान कराना चाहिए। तत्पश्चात अमूर्त यानी सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिसको पहचाना जाना यानी समझना क्या होता है? सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए उनका समझना क्या हो जाता है? उनको कठिन हो जाता है। आगे दिया है निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोग का निदान करता है उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों का निदान करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 114 की कह रहा है कि बहुस्तरीय शिक्षण उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला दिया है कि शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, छात्रों में समय के उपयोग का आदत डालना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। आगे बढ़ते 115 कह रहा है खेल पर आधारित किन्हीं दो, तो किंडरगार्टन हो गए और मॉन्टेसरी विधि हो गए। ये खेल पे आधारित दो पद्धतियां हैं। शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या महत्व है? तो पहला है शिक्षण मूल्यांकन हेतु, नवीन ज्ञान के समृद्धिकरण हेतु, जिज्ञासा हेतु, पाठ्य पर विस्तार हेतु एवं रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखने हेतु। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 117 कह रहा है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण की आगमन प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग जो है व्याकरण में शिक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 119 है दक्षता अधिगम शिक्षण विधियों में सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधियों के निम्नलिखित सोपान हैं। पहला है पूर्व तैयारी, शिक्षण उद्देश्य निर्धारण सहायक सामग्री, व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास, अभ्यास कार्य के मध्य कई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना, उसका प्रयोग करना। रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है? तो रुचिपूर्ण जो होता है यह शिक्षकों हेतु शिक्षक द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को क्या करता है? प्रभावशाली रूप देते हैं। आगे बात करते हैं कि रुचिपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो पहले रटने की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल होता है। सीखने को आनंददायक बनाया जाना है। बालक के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। हराश एवं अवरोध को रोकना होता है। सहभागी शिक्षण का उद्देश्य बताइए। तो सहभागी शिक्षण में क्या है? कक्षा के नवीन नीरस वातावरण को दूर करने, उसे आनंददायक बनाना, छात्रों के सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण की क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है? तो क्रियाशीलता का अर्थ होता है कि छात्रों को स्वयं द्वारा ज्ञान को क्या करना? प्राप्त करना। पाठ्य पाठ प्रस्तावना कौशल क्या उद्देश्य है? तो छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर जब भी नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। पुनर्बलन जो है कौशल का क्या अभिप्राय है? तो पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय है छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए प्रेरित कर बल देना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 126 का कह रहा है कि शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो शिक्षण जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों,
मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियां होंगी, वहाँ उसी प्रकार का शिक्षण प्रक्रिया भी होगी। गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर अधिक ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही उसे करके सीखते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका पूरा कंप्लीट 127 प्रश्न। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।